फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं मयंक शुक्ला वापस से आप लोगों के बीच में आज नोट्स के लिए मैं आया हूँ। जैसे कि मैंने 2-3 चैप्टर्स में आप लोगों को बताया था कि जो मेरा शॉर्ट नोट्स होता था, मैंने अपने खुद जो हैंड रिटन नोट्स होते थे उनसे कुछ पॉइंट्स लेते थे, जो फार्मूलेज होते थे और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स के करने के जो तरीके होते थे, मैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखता था। और आपके साथ मैं ग्रेविटेशन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 चैप्टर्स को मैं शेयर कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रोटेशनल बॉडी डायनेमिक का पार्ट फर्स्ट। देखिए, पीडीएफ मेरा है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। नोट्स तो हिंदी में है, बट मैं अभी उसको साथ साथ इंग्लिश वर्ड बोलते चलूँगा और आप लोग ध्यान से उसको इंग्लिश में समझने के लिए लिखते चलिएगा। बाकी चीज़ें सब आपको समझ में आएंगी। और अगर आपने रोटेशनल चैप्टर पहले पढ़ा है तो यहाँ से आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाओगे और बहुत तेज़ी के साथ आप रिवाइज कर पाओगे जेई मेंस के लिए और आगे जो आपका जेई एडवांस आ रहा है उसके लिए भी। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज हम लोग आरबीडी स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीडी में जो मेरी पहली लाइन ये है कि क्या होता है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें क्या होता है, उसके हर पॉइंट का, ईच पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का होगा वो सेम होगा। इसको आप प्रॉब्लम्स में यूज कीजिए। जैसे कि दो बॉडीज होते हैं तो वहां पे उनके बीच में वेलोसिटी का रिलेशन निकालना होता है, तो वहां पे इस पॉइंट का यूज करके हम क्या निकाल पाएंगे, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस पॉइंट का यूज करके बता पाएंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि हम दोनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम कर लेंगे। इस पॉइंट का यूज ये हो गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रोटेशनल बॉडी डायनेमिक में, वो एक बहुत बड़ा पार्ट, बेसिकली जेई मेंस के लिए तो बहुत बड़ा पार्ट होता है कि उसका आई क्या होता है। आई को आप लोग जानते ही होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। जहाँ पे जो डीएम होता है, हम एक छोटा सा मास लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट के रिलेटिव में हमें निकालना होता है उससे आर डिस्टेंस पे हम छोटा सा मास लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर, और वो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि किसी भी रिंग, वलय मतलब रिंग, क्या होता है कि रिंग, आप देखो अगर सेंटर के अबाउट आपको निकालना है, रिंग का सेंटर के अबाउट अगर निकालना है तो क्या होता है कि जो उससे डिस्टेंस है, रिंग है तो वो एक मास जो है वो सब जगह आर डिस्टेंस पे ही होता है। तो जब आर डिस्टेंस पे है तो हमेशा डीएम इंटू आर स्क्वायर हम करेंगे इंटीग्रल। डीएम इंटू आर स्क्वायर जब करेंगे तो क्या है, आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन से आर स्क्वायर बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एम। तो यानी हमेशा वलय यानी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमेशा एम आर स्क्वायर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी, अभी तक तो ऐसा जेई ने पूछा नहीं है, लेकिन लगता है वो कभी ऐसा पूछ सकता है कि वो कभी एक रिंग दे और आपसे बोले कि इस रिंग का मास m है और वो थीटा के साथ चेंज हो रहा है, m जो है वो थीटा के साथ, और थीटा का कोई इतना खतरनाक फंक्शन दे दे कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो पाए अपने मैथमेटिक्स में, जो हम लोगों का लेवल है उस पे उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़े चिंतित हो जाएंगे अपन, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर डीएम लेंगे थीटा के टर्म में, तो वहां से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, टाइम खराब जाएगा और होगा भी नहीं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखे। अभी तक तो जेई ने नहीं पूछा है, लेकिन हमें लग रहा है इस चीज पे वो पूछ लेगा आने वाले टाइम में, इसलिए इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो अपने को थोड़े बहुत ऐसे टूल्स पता होने चाहिए या थोड़ी बहुत अपने को आनी चाहिए जिससे आप जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन कर पाए या जल्दी जल्दी किसी चीज का कैलकुलेट कर पाए। क्या होता है, अपने को डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन तो करना है, बट लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लोग क्या, जैसे डीएम में डी एक्स डी आर डी थीटा को लोग अपने आप से लगा देते हैं। तो अपने आप से मत लगाओ, जब आप डीएम लिखोगे ना तो जो
मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वो वॉल्यूम में वो dx या dr या d थीटा खुद आना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप से अलग से d थीटा dr dx लगा रहे हो इंटीग्रेशन के लिए, ऐसा ना करो। जो dx dr d थीटा है उसको वॉल्यूम से निकालो, यानी वॉल्यूम में वो टर्म आना चाहिए, खुद से सब कुछ होना चाहिए, dm इंटू आर स्क्वायर में खुद वो आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम जो खोखला गोला यानी कि हॉलो स्फेयर की बात करने चल रहे हैं। हॉलो स्फेयर का अगर आघूर्ण निकालें, आव्यूह लिख दिया हूँ, गलत हो गया है, ये आघूर्ण यानी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फेयर का, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। क्या मतलब इंटीग्रेशन, ट्रिक क्या, इंटीग्रेशन का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना था, तो हमने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया, थीटा पे गया और डी थीटा लिया। अब इस डी थीटा का अपने को क्या लिखना है, एरिया लिखना होगा। अब इसका एरिया कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये लेंथ जो अपनी आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा, और इस पे ये स्मॉल आर इतनी मोटाई हो जाएगी आर डी थीटा की, और ये एक ऐसे रिंग बन जाएगी जैसा कि रिंग बना हुआ है, और इस रिंग का रेडियस ये स्मॉल आर हो जाएगा। अब इस स्मॉल आर इसका रेडियस हो गया और एक ये रिंग बन गई, तो अपने को पता होता है रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है रिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे जो, क्योंकि हमने छोटी सी चौड़ाई ली है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डीएम, डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई की हो जाएगी, और सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर होगा, और स्मॉल आर की वैल्यू हम लिख लेंगे क्योंकि ये थीटा है और ये इधर कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। तो स्मॉल आर से मैंने चेंज कर दिया, डी थीटा को हम रख ही देंगे, अपने पास आर मिल गया, और डीएम को लिखना जानते ही हैं क्योंकि अपने को मोटाई पता चल गई है आर डी थीटा, तो उसका जो एरिया होगा यानी उसका जो सरकमफ्रेंस की जो मतलब टोटल मटेरियल यूज्ड हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा। अगर 2 पाई आर उसका सरकमफ्रेंस है, आर डी थीटा है, तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा उस रिंग का, मटेरियल जितना उसमें यूज हुआ है, जितना उसका मास है। तो यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर बॉडीज हैं जिनका आई अपने को थोड़ा लर्न करके रखना पड़ता है। जैसे ये रॉड है तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, रिंग है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, ये डिस्क है तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ये हॉलो स्फेयर नहीं, ये हाँ ये हॉलो स्फेयर है तो इसका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और ये सॉलिड स्फेयर है तो इसका 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो कोन है तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हॉलो कोन का एम आर स्क्वायर बाई 2 कैसे हुआ, जैसे देखो यहाँ पे एक ये रिंग थी, इसके छोटे वाले रिंग को, अरे एक्सिस तो सेम है, ध्यान देना एक्सिस सेम है, ये इतना चौड़ा था, इसके ऊपर वाला लेयर इससे चौड़ा, इससे 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 ऐसे, मतलब अगर हम ऊपर से ऐसे दबाएंगे तो ये एक डिस्क बन जाएगा जिसमें सभी जगह सेम परत होगी, सेम चौड़ाई की परत होगी पूरी जगह। ध्यान से सोचो, इसको ऐसे दबाया जाएगा तो ये एक रिंग का रूप लेगा, तो इसीलिए रिंग, सॉरी रिंग नहीं, डिस्क का, एक डिस्क का रूप ले लेगा, तो इसी कारण इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्क के इक्वल होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और एक चीज और, ये जो हॉलो स्फेयर है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड स्फेयर से। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी दोनों जगह जो मास को सेम ले रखा है, जब मास को सेम ले रखा है तो जो हॉलो स्फेयर है उसमें सेम मास, नजदीक कोई एक्सिस के नजदीक नहीं है, कोई भी एक्सिस के नजदीक नहीं है, सब एक्सिस से दूर है। लेकिन जो अपना सॉलिड स्फेयर है उसमें एक्सिस से लेके हॉलो स्फेयर में जो रेडियस है वहां तक मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कुछ मास एक्सिस के नजदीक है और कुछ मास एक्सिस के दूर है। लेकिन हॉलो स्फेयर में सब कुछ एक्सिस से दूर है, यानी आर की वैल्यू और एम की वैल्यू दोनों ज्यादा हो गई है, यानी ज्यादा आर के लिए एम की वैल्यू ज्यादा है,
जबकि हॉलो सॉलिड स्फीयर में क्या है, छोटे आर के लिए भी m छोटा सा है और बड़े आर के लिए भी m छोटा सा है, इसलिए उसका मल्टीप्लीकेशन छोटा आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो थियरम्स होती हैं, एक तो होती है पैरेलल एक्सिस थियरम और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। जो पैरेलल एक्सिस थियरम यानी समांतर अक्ष प्रमेय होती है, इसमें जो दोनों एक्सिस होती हैं वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, नहीं तो ये थियरम अपन यूज नहीं कर सकते हैं। और उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे आई इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास वाला प्लस एम डी स्क्वायर, जहां एम उसका मास है और डी जो है वो सेंटर ऑफ मास से जो अपन बॉडी का जिस एक्सिस का रिलेटिव में निकाल रहे हैं वहां से डिस्टेंस है। और एक तो मतलब हम किसी भी बॉडी का जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, जैसे कि अपन को फार्मूला बनाना होता है, कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखनी होती है, तो उसमें हम आई को एम के स्क्वायर मान लेते हैं, जहां पे के उसकी गाइरेशन रेडियस ऑफ गाइरेशन होती है, घूर्णन त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इससे टेंशन नहीं लेना है। तो रेडियस ऑफ गाइरेशन, अब जब फॉर्म बन चुका है तो मेंस वाले इस पे प्रॉब्लम्स भी पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम्स में क्या हो जाएगा, जो एम के स्क्वायर है इसको हम उस बॉडी के आई के इक्वल रख देंगे, वहां से जो के कैलकुलेट, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और जो के कैलकुलेट होके आएगा उसको हम रेडियस ऑफ गाइरेशन बोल देते हैं। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आता है, जब कोई ऐसे ट्रायंगल सीट बना के देता है और इससे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलता है, तो अपने को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, कि इंटीग्रेशन करें किस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया है तो हम किस तरीके से माने इसको, कैसे एक ये अपने को ऐसे मानना पड़ेगा जैसे स्टिक होता है या लाइन होता है, उस तरीके से हमको इसका पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर उसको डबल किया गया। तो उन सबसे अच्छा एक बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत ही अच्छा वे है। क्या कर, जैसे ये m का है ना, तो हम तीनों एक्सिस को यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए। हमने 3 पॉइंट माना और m मास है तो हम तीनों को m/3 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 दे दिए। अब जैसे इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे इस एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, ये डिस्टेंस, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये तो जीरो क्योंकि उसी से होके जा रहा है, तो इसकी डिस्टेंस इंटू एम आर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस, यानी हमको केवल एक सिंपल बॉडी मान लेनी है, छोटे छोटे एम आर स्क्वायर फार्मूला यूज कर देना और सीधे अपने को आई मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन वे है ये अपने को समझने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, टॉर्क। देखो टॉर्क क्या होता है, जिसको हिंदी में बलाघुंड बोलते हैं, ये टॉर्क होता है हमेशा dl/dt, जिसका सबसे बेहतरीन फार्मूला, मतलब जो स्टैंडर्ड सबसे बेसिक फार्मूला है वो टॉर्क का हमेशा dl/dt होता है। अब हम अपन अपने पे डिपेंड करता है अब इस एक्सप्रेशन को हम कहां तक ले जाते हैं। तो अपने को जब डिपेंड करता है कहां तक ले जाते हैं, तो चलिए अपन ले चलते हैं, कहां तक अपन ले चलते हैं इसको। तो हम लोग एल को आई लिख देते हैं, आई ओमेगा। जब हमने एल को आई ओमेगा लिखा, आपको पता होगा ये एंगुलर मोमेंटम होता है एल, इसको अपन लिख सकते हैं आई ओमेगा। तो हमने एल को जब आई ओमेगा लिखा तो डी, एक बार हमने ओमेगा को कांस्टेंट लिया, एक बार आई को, जैसा डिफरेंशिएशन में लेते हैं और उनका u इंटू वी वाले फार्मूले से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आई ओमेगा था तो पहले आई को कांस्टेंट रखा, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, इस वाले फॉर्म को जीरो कर देते हैं। इस वाले फॉर्म को जीरो क्यों कर देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो फार्मूलेज होते हैं उसमें मास नहीं चेंज होता है या रेडियस नहीं चेंज होती है, तो डी आई बाई डी टी जीरो आ जाता है, यानी उसका आई कांस्टेंट होता है। इस वजह से अपन हमेशा फार्मूले में जो लगभग हम बात करते हैं वो क्या करते हैं कि आई डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को अपन अल्फा बोल देते हैं, तो आई अल्फा अपना फार्मूला आ जाता है, जो कि सही नहीं होता है। देखो लिखा हुआ टाउ बराबर आई अल्फा ओनली एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी, जिसका आई चेंज नहीं हो रहा है।
केवल उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। और यहाँ पे टॉर्क को जैसे कि हम लिख पाते हैं आर क्रॉस एफ। अब इसका यूज होगा आर क्रॉस एफ, सीख लेना, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं एक डायरेक्शन निकालने का अच्छा तरीका आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूँ। अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे यूज कर लीजिए, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अब किसी पॉइंट के रिलेटिव में निकालना है तो उसके लिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्स आई कैप प्लस टॉर्क वाई जे कैप प्लस टॉर्क जेड के कैप। कभी कभी बोलता है टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो जिस एक्सिस के अबाउट बोला, आप किसी पॉइंट पे निकाले हो तो उसका टॉर्क वाई जो होगा वो उस एक्सिस के अबाउट अपना टॉर्क देगा। अब एक चीज और आती है, जैसे कि जब शॉर्ट नोट्स बनाते तो आप लोगों का रिवीजन केवल होगा। आप लोग 15 मिनट की 3 वीडियोस बनाऊंगा, तीनों में आप 45 मिनट में कंप्लीट आरबीडी को रिवाइज कर पाएंगे। और जो कोटा में कुछ अच्छे वे होते हैं बताने के, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के, आप लोग उसको भी समझ पाएंगे। ठीक है भाइयों, तो जैसे कि एक पॉइंट मुझको और मिला कि जो रियल घिरनी होती है, घिरनी की इंग्लिश मुझे नहीं आ रही, अब समझ लीजिए रिंग जैसा जो होता है, भूल रहा हूं मैं घिरनी की इंग्लिश। तो जो रियल घिरनी होती है, इसमें रस्सी के दोनों एंड्स पे जो टेंशन होता है वो बदल जाता है। नॉर्मली हम लोग जब एनएलएम में क्या करते हैं, हमेशा टेंशन यहाँ पे टी था तो यहाँ पे भी टी ले लेते थे और यहाँ पे 2t यूज करते थे। नॉर्मली हम ऐसा यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये T1 होता है, ये T2 होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है, ये रस्सी रोप और ये घिरनी के बीच में, रोप और घिरनी के बीच में जब फ्रिक्शन आ जाता है तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अलग अलग टेंशन मानेंगे, एक को T1 मानेंगे, एक को T2 मानेंगे। क्योंकि ये घूम रही है तो घूमेगी कब? जब इस पे कोई फोर्स लगेगा, T1 माइनस T2 फोर्स लगा, इस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं, T1 माइनस T2 इस घिरनी पे फोर्स लगा और इसमें R से मल्टीप्लाई किया गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये अपने को क्या दिया? टॉर्क दे दिया। और हमने टॉर्क को आई अल्फा से कंपेयर कर दिया। तो ये फार्मूला होता लगाने का, ये व्यू होता लगाने का। सबसे पहले तो अपने को जो टेंशन है उसको सेम नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिखा हूं। जैसे कि आप लोग सबसे पहले आपको बेधड़क मेहनत के साथ बिना हिचकिचाए एफबीडी बना लेनी है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलने वाले को चलाएं एंड घूमने वाले को घुमाएं। जो चल रहा है उसको चला दे, ब्लॉक लटका है तो उसको लटका दें, उसको चला दें नीचे की तरफ, और जो रिंग दी हुई है उसको घुमा दें। अब चलने व घूमने में संबंध बताएं, यानी V बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा, ये रिलेशन होता है, इनको यूज करें। घूमने वाले के और चलने वाले के ए बराबर आर अल्फा या V बराबर आर ओमेगा, समझ में आ रहा है ना? इसको यूज करें। और इन दोनों के बाद फिर अपना लास्ट इक्वेशन बनता है टॉर्क बराबर आई अल्फा को यूज करें घूमने वाले के लिए, एंड एफ इक्वल टू एम इंटू ए का यूज करें चलने वाले के लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिल्कुल, एक बार आप प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, मैं नोट्स के बाद जब अपने लाइव लेक्चर्स, थोड़ा भी टाइम लगेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद से मैं अपने लाइव क्लासेस चला पाऊंगा। और अभी तो 60 नोट्स से ही आप लोग, अगर चैप्टर्स तैयार है तो आप लोग इसको यूज करें तो काफी यहाँ पे फायदेमंद आपके लिए होगा। ये नहीं कि आप चैप्टर नहीं पढ़े हो, मेरा पीडीएफ सीधे पढ़ने आ गए तो नहीं समझ में आएगा। अगर कहीं पे टेंशन निकालना है, अगला पॉइंट है, कहीं पे टेंशन निकालने के लिए कहा जाए तब इक्विलिब्रियम का यूज ना करें। बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स इस चीज पे करते हैं, बहुत बड़ी। उनसे कहा भी नहीं जाता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब भी वो उसको इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं और टेंशन निकालने के लिए, जैसे दो बॉडी जा रही, उनके बीच में कोई रोप बंधी हुई है या कोई हिंज है, ऐसे लटकाया गया था, ऐसे छोड़ा गया, तो उनसे अगर टेंशन बीच में निकालने के लिए पूछा जाता है तो नॉर्मली स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, उसकी एक्सीलरेशन को जीरो मान लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें आप। जब तक इक्विलिब्रियम स्पेशली क्वेश्चन में कहा नहीं गया हो तब तक आप ना यूज करें, जब इक्विलिब्रियम में कहा गया हो तब यूज करें, और नहीं तो आप उसको
T2 माइनस T1 इक्वल टू M इंटू ए का यूज करें, ये गलत चीज हो जाती है। F इक्वल टू एम ए का यूज करें एक्सीलरेशन मान के, वही चीज बता रहा हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जेई मेंस में आते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि यदि रोप के सभी पॉइंट्स का एक्सीलरेशन सेम हो, सभी पॉइंट्स का एक्सीलरेशन सेम होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई फ्रिक्शन ना आ रहा हो, एक आइडियल कंडीशन, मतलब जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ज्यादा अंट प्रॉब्लम्स नहीं, सिंपल घिरनी है, ब्लॉक दो तीन लटके हुए हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स में एक्सीलरेशन में आप 5 इक्वेशन बनाएंगे, 5 इक्वेशन के बाद सबको एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का झंझट लेंगे, तब आपका आंसर आएगा। और यहां से इस छोटे फार्मूले से बहुत आसानी से आ जाता है। एक्सीलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स इंक्लूडिंग mg, जितने फोर्स लग रहे हैं जो एक्सटर्नल फोर्स हैं उनका जो नेट फोर्स है उसको ऊपर लिखें, और समेशन ऑफ m, जितने मासेज हैं सबका आपने समेशन किया, और उसके साथ साथ समेशन किया आई बाई आर स्क्वायर का, जो घूमने वाली चीजें हैं उनके आई बाई आर स्क्वायर का समेशन किया, और जो चलने वाली है उनके एम का समेशन किया, और सीधे यहां से आंसर पा गया एक्सीलरेशन का। ओके, थैंक यू गाइज, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी शायद 2 लेक्चर और मैं इसमें बताऊं, टोटल 3 लेक्चर का ये है। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेहनत कीजिए लगातार, प्रीवियस ईयर के जाके आप प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए यहाँ तक के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो चैप्टर्स पे बना पाऊँ। थैंक यू।